दोस्तों, आज से हम लोग राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप किस तरीके से देखिए संविधान क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर संविधान का विकास कैसे हुआ। फिर हम लोग भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा, उन सारी चीज़ों को बात करते हुए फिर संविधान के दस्तावेज पर सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देश में किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं। कुछ कई देशों में क्या है कि लिखित रूल्स हैं, कहीं कहीं पर अलिखित हैं। ठीक है, जैसे लिखित संविधान की बात करेंगे तो यूएसए का संविधान माना जाता है, और अलिखित संविधान की बात करेंगे तो आपका ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। अब संविधान है क्या चीज़, सबसे पहले तो ये मोटा मोटा समझिए आप लोग कि देखिए एक वैधानिक कानूनी दस्तावेज होता है, वैधानिक दस्तावेज होता है जो देश की जनता के विश्वास और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लोग चाहते हैं, जो लोग अच्छे चीज़ें चाहते हैं, उन चीज़ों को प्रतिबंधित करता हो। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास की जहाँ तक बात करेंगे तो इसको दो भागों में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शासन के अंतर्गत जो चीज़ें चली, और फिर उसके बाद 1858 के बाद में जब चीज़ें बदलती हैं, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के क्राउन का जब शासन भारत में चलता है तो उसके बाद कैसे परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, किस तरीके से शासन चलता है और किस तरीके से हमारे संविधान का विकास होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ संविधान बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, समाज के लिए, देश को चलाने के लिए, देश का शासन किस तरीके से होना चाहिए, देश की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का सवाल जो है, इसके जवाब जो हैं आपको संविधान में मिलते हैं। लिखित दस्तावेज होता है आपका, ठीक है, कानूनी दस्तावेज होता है। अब देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए यह जो चैप्टर है संवैधानिक विकास, इसको 3 भागों में 3 लेक्चर में बांटकर हम लोग बात करेंगे। जैसे ही 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे आपको ये पीडीएफ पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात यही है कि देखिए जिस समय तक 1858 तक की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। ठीक है, 1858 के बाद क्राउन का शासन आ जाता है। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर भाई कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन करती है, फिर उसके बाद में ब्रिटेन की संसद करती है। तो ब्रिटेन की संसद कई आदेश पत्रों के माध्यम से जो नियंत्रण करने का प्रयास करती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने आते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग हिस्ट्री वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक विकास की जहाँ तक बात की जाती है तो सबसे पहला जो चार्टर या लेख आता है 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर कहा जाता है। देखिए जो एक कंपनी थी, जैसे भारत में जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने। अब व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, तो यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने और हर तरीके से भारत में शोषण करती है। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर रहते हैं तो ये लोग पैसा लेकर, बहुत अधिक लेकर भारत से जाते हैं, अच्छा खासा पैसा ये लेकर जाते हैं ब्रिटेन में। तो वहाँ के लोगों में ऐसी चेतना जागृत होती है कि भाई ये पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ता। तो धीरे धीरे ये नियंत्रण चालू कर देती है। तो इन्हीं नियंत्रणों के माध्यम से हमारे देश का भी संवैधानिक विकास होता है। अब देखिए किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, अब उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जैसे देखिए 1600 का चार्टर या एक राजलेख कह सकते हैं। भारत का संवैधानिक विकास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है, यहीं से माना जाता है हमारे संविधान का विकास। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया जाता है, जिसे सन 1600 में इसको राजलेख कहा गया था। इस राजलेख के माध्यम से क्या था कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों मतलब इधर पूर्वी एशिया में जो आपका भारत है और आसपास के देश हैं, यहाँ पर व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक का अधिकार पत्र दे देती है। चार्टर का मतलब ये होता है कि अधिकार दे देना। ठीक है, तो ये अधिकार जो मिला था वो संसद की महारानी के द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा मिला था। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। अब देखिए इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं। जैसे स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए जो आपके 30,133 पाउंड थी, और
इसमें कुल 217 भागीदार थे। अब सोच कर देखिए कि एक कंपनी है, कंपनी में जैसे होता है ना कि भागीदार जो लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, हिस्सेदार जिसको कहते हैं, ठीक है। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद के माध्यम से सौंपा गया होता है, जिसके शिखर पर गवर्नर होता है और उसके नीचे उप गवर्नर होते हैं और 24 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए 24 और जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। गवर्नर और उसकी परिषद की जो संज्ञा दिया गया था, ठीक है, उसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल के नाम से अभिहित कर लिया गया। पहले तो नाम कुछ और दिया जाता है, गवर्नर, ठीक है, और उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य, लेकिन बाद में इसी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल के नाम से जाना जाने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं कि हर तरीके से जो ब्रिटेन है वो भारत पर हर तरीके से नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट करता है। अब देखिए इसके बाद 1600 का लेख होता है, चार्टर, राजलेख जो होता है, चार्टर होता है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। अब ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं, बीओ में 50 शब्दों में या 25 शब्दों में या 125 शब्दों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1726 का राजलेख या चार्टर, देखिए इस राजलेख के द्वारा क्या होता है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है कि शक्ति इंग्लैंड स्थित एक निदेशक मंडल में निहित रहती है। तो ये कुछ मेन बातें हैं 1726 के राजलेख की। भाई हर एक चार्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बढ़िया जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, चार्टर आता है, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब इससे देखिएगा, इससे कई और नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे। तो यह जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड नॉर्थ, तो इनके द्वारा गठित एक गुप्त समिति होती है, तो उसकी सिफारिश पर यह इस एक्ट को पारित किया जाता है, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, कि जैसे जो कंपनी थी तो कंपनी को आपका ब्रिटेन में भी नियंत्रित करना और भारत में भी नियंत्रित करना, ठीक है। कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना, ये कुछ चीजें थी। अब देखिए जैसे कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, एक तो इंग्लैंड था, एक भारत था, ठीक है। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन की अगर जहां तक बात करते हैं, सुपरविजन की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई जाती हैं। 2 संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होता है निदेशक मंडल और एक होता है स्वत्वधारी मंडल। ये दोनों संस्थाएं जो हैं गृह सरकार यानी ब्रिटेन की सरकार के अंग रहती हैं, ठीक है, उसी का भाग रहती हैं। और पूर्ववर्ती संस्था जो रहती है इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी, इसमें 24 निदेशक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 निदेशक होते हैं और इसका चुनाव जो है स्वत्वधारी मंडल के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं कि ये अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी जाती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो कुल संख्या रहती है 24 के स्थान पर 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश लेंगे। कहने का मतलब रोटेशन प्रणाली को ये लोग अप्लाई कर देते हैं कि भाई निरंकुशता ना छा जाए, कि जैसे एक व्यक्ति को अगर एक विभाग में रख दिया जाए और उसको हमेशा के लिए लग दिया जाए तो वो सोचेगा वहीं पर वो भ्रष्टाचार करने लगेगा। तो ऐसे में क्या था कि जो 24 सदस्य थे, 24 सदस्यों में से 1/4 भाग सदस्यों को प्रतिवर्ष मतलब उनको अवकाश ग्रहण कराने दिया, सेवानिवृत्त करने लगे कि आप छोड़िए, आगे नए व्यक्ति आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जा सकता है तो कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब देखिए गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं? बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर जनरल रहता है उसे अब बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है, कि मतलब तीनों को एक ही देखरेख करेगा। शासन की समस्त सैनिक शक्ति और सिविल शक्ति दोनों ही शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज उस समय चाहते थे कि भाई जो हमारा नियंत्रण रहे। अब जैसे मद्रास में अलग है
और मुंबई में अलग है, बंगाल में अलग है। तो ये लोग चाहते थे कि बम्बई और चेन्नई दोनों, मद्रास, ठीक है, बम्बई और मद्रास दोनों को नियंत्रित करें हम बंगाल में बैठकर, जिससे हमारा शासन प्रशासन अच्छा हो जाए। तो इसीलिए अधिकार ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। शासन की समस्त शक्तियां किसके पास में होती? गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद के पास में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक कंपनी को देखा होगा, कोई भी कंपनी चलती है तो उसमें एक मेन हेड होता है, महानिदेशक होते हैं, उसके अंडर में कुछ सदस्य होते हैं। ऐसे ही ये कंपनी कार्य कर रही थी उस समय। अब देखिए, निर्णय में बहुमत होने पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। कि जैसे मान लीजिए 4 सदस्य हैं, अब किसी मुद्दे पर अगर असहमति जाहिर होती है तो निर्णायक मत या बराबरी की स्थिति आती है, तो जो आपका गवर्नर जनरल था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार था। और देखिए, पहले वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्यकारी परिषद के 4 अन्य सदस्य कौन थे? फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे और वर्वेल थे। तो ये आपकी कार्यकारिणी थी उस समय। अब इसके बाद क्या होता है? अधिनियम के अधीन 1774, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में, मतलब 1 साल के बाद में, एक सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 को की जाती है। तो इसके मुख्य जो रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो सर एलिजा इम्पे रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, और 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। इन तीनों को अधीनस्थ न्यायाधीश बनाया जाता है। और देखिए, अभिलेख न्यायालय का, देखिए अभिलेख न्यायालय की बात कही जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय उस समय से आज की डेट में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय की तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन अब सोच कर देखिए कि उस समय 1773 में यह जो सर्वोच्च न्यायालय था वो एक अभिलेख की तरीके से कार्य कर रहा था। इसके विरुद्ध जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में होती थी, मतलब ब्रिटेन के एक सदस्य परिषद में होती थी, प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए, मतलब बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार, अगर कोई अधिकारी यहाँ गवर्नर जनरल या कोई अधिकारी गण है जो अगर भारत में निजी व्यापार करता है या भारतीय लोगों से उपहार लेता है, रिश्वत लेता है, तो इन सब चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, 1773 के बाद आता है आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, 1781। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसमें कुछ गंभीर व्यवहारिक दोष थे। इनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर इस एक्ट को प्रावधान को किया था, ठीक है। इसमें संशोधन कौन कौन से थे कि जैसे इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, बंगाल जुडिकेटर एक्ट भी कहा जाता है, 1781 की भी संज्ञा कही जाती है। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार, पहले देखिए, नियंत्रण दिया जाता है। अब क्या है? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए किसी भी कानून को बनाने का अधिकार दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के लिए 2 स्रोत हो गए होते हैं। वो कौन कौन से स्रोत होते हैं? पहला, रेगुलेटिंग एक्ट जो रहता है उसके अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए एक निर्दिष्ट कर सकते थे, ठीक है। तो 2 तरीके हो जाते हैं कानून बनाने के लिए, ठीक है। गवर्नर जनरल की जहां तक बात आती है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, जो काउंसिल लेती हैं, तो काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया जाता है। पहले क्या था? जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके अधीन रखा गया था, अब उसकी अधिकारिता से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ बातें होती हैं। और गवर्नर जनरल की परिषद जो निर्णय बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो मजबूत किया जा रहा है वो गवर्नर जनरल को किया जा रहा है, जो न्यायालय है उसको कमजोर किया जा रहा है, ठीक है, कि आप पंजीकृत कराइए न कराइए, कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता के समाप्त कर दिया जाता है। भाई, राजस्व की अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया जाता है। भारत में कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें कही जाती हैं उस समय के
जो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था उसके माध्यम से। ठीक है, अब देखिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों, इसको हम लोग अगले वाले लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। आज पहला लेक्चर है दोस्तों,